हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज पढ़ते हैं ऊंट। देखो, ऊंट के बारे में जो है सामान्य जानकारी की पूरी चर्चा करूंगा मैं। इसके साथ ही ऊंट का जो प्रबंधन कैसे किया जाता है, क्या क्या जरूरी चीज़ हैं उसकी, ऊँटों की नस्लें जो हैं, ये तीनों के तीनों टॉपिक जो हैं आज चर्चा करते हैं। सबसे पहला कि ऊँट की बात करें तो ऊँट जो हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके एक कुबड़ वाले और एक होता है दो कुबड़ वाला, है ना, जिसके दो कुबड़ होते हैं। देखो मैं दिखा देता हूं। एक कुबड़ वाला ऊंट दो प्रकार के, एक कुबड़ वाला और दो कुबड़ वाला, है ना। जिसमें से एक कुबड़ वाला जो रहता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? जो है इसका नाम क्या होता है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। पहली वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस। और गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 74 होती है। किसमें? एक कुबड़ वाले में। दो कुबड़ वाला आपको दिख रहा है, इस दो कुबड़ वाले का जो नाम होता है कैमेलस वेक्ट्रियनस। क्या होता है? कैमेलस वेक्ट्रियनस। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 72 होती है। ये ध्यान रखना, एक कुबड़ वाला कैमेलस जो है ड्रोमेडेरियस, जिसमें गुणसूत्र कितने? 74। दो कुबड़ वाला कैमेलस वेक्ट्रियनस, जिसमें गुणसूत्र कितने? 72। अब जो एक कुबड़ वाला है इसको हम अरेबियन ऊंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अरेबियन। और जो दो कुबड़ वाला है इसको एशियन ऊंट कहते हैं। मतलब ये ठंडे क्षेत्रों में मिलता है। एशियन ऊंट दो कुबड़ वाला। और दो कुबड़ वाला जैसे अपने भारत की बात करें तो लद्दाख में मिलता है। कहाँ मिलता है? लद्दाख में मिलता है दो कुबड़ वाला ऊंट। तो ध्यान रखें, ये लिख लें आप कि एक कुबड़ वाला ऊंट, है ना, ये कौन सा है? एक कुबड़ वाला, एक कुबड़ वाला। और ये कौन सा है? दो कुबड़ वाला, है ना। इसका नाम पूछा जाता है कि किसका क्या नाम होता है। ठीक है, चलिए लिख लिया। ठंडे क्षेत्रों में जो है कैमेलस वेक्ट्रियनस ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके बाद पशुगणना 2017 की यदि मैं बात करूं तो पशुगणना 2017 के अनुसार भारत में कुल ऊंटों की संख्या 2.5 लाख है। कितनी है? 2.5 लाख पशुगणना 2017 के अनुसार। उन 2.5 लाख में से अकेले राजस्थान में 2.13 लाख अकेले राजस्थान में है। इसका मतलब यदि मैं बात करूं तो 85% ऊंट राजस्थान में निवास करते हैं। कितना बेटा? 85% ऊंट राजस्थान में निवास करता है। ऊंटों की संख्या के आधार पर यदि मैं राजस्थान के स्थान की बात करूं कि भाई ऊंटों की संख्या के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो प्रथम है। कितनी? 2.5 लाख जो है भारत में ऊंटों की संख्या है, जिसमें से 2.13 लाख राजस्थान में है। इसका मतलब 85% ऊंट राजस्थान में है। इसलिए संख्या के आधार पर जो है सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। सामान्य जानकारी की मैं चर्चा करूं तो ऊंट का जो परियोजना निदेशालय है, ऊंट परियोजना निदेशालय, जो कि कहाँ पर है? जोड़बीड़ में है। ऊंट परियोजना निदेशालय की स्थापना 5 जुलाई 1984। तो ध्यान रखना, ऊंट परियोजना निदेशालय एक निदेशालय जो कहाँ पर स्थित है? जोड़बीड़ बीकानेर में। इसकी स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1984 को हुई थी। उसके बाद सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर रख दिया था NRC ऑन कैमल, है ना। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान जो है केंद्र, ये सेंटर रख दिया था। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, है ना, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र क्या रख दिया था? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये कहाँ पर है? जोड़बीड़ बीकानेर में है। ध्यान रखना, सबसे पहले ऊंट परियोजना निदेशालय की स्थापना, बाद में नाम बदलकर उसका NRC ऑन कैमल पड़ा था। फिर उसके बाद जो है कुछ और सामान्य जानकारी। जो ऊंट की जो प्रसव क्रिया होती है, प्रसव क्रिया का मतलब है बच्चा देने की क्रिया, बच्चा देना। और बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? ऊंट में काबिन कहलाती है। और ऊंटनी में समागम की जो क्रिया होती है, ये आपका ऊंट है और ये ऊंटनी है। इन दोनों में जो समागम की जो क्रिया होती है, ऊंट की बात करें, ऊंटनी की बात करें, तो ये क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? लठाना कहलाता है। क्या कहलाता है? लठाना कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। फिर उसके बाद गर्भकाल अवधि की बात करें कि भाई जब ऊंट में समागम की क्रिया लठाना हो गया तो बच्चा मतलब जो ऊंटनी है वो गर्भ धारण करेगी।
तो गर्भ धारण कर लेती तो कितने दिन तक वो गर्भ धारण मतलब करती है, तो गर्भकाल अवधि कितने दिन, 390 दिन रहती है भाई। कितने दिन, 390 दिन। इसके अलावा मध्यचक्र अवधि की बात करें ऊंट की तो 14 दिन होती है, ध्यान रखें। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों जो ऊंट की जो है मध्यचक्र अवधि कितनी है, 14 दिन रहती है, ये आपको याद रखना है, कितनी, 14 दिन। इसके अलावा मध्यकाल अवधि एक होती है, ये तो मध्यचक्र अवधि है, मध्यकाल, और मध्यकाल अवधि यानी कि हीट पीरियड, कि भाई कितने देर तक हीट में रहता है, तो 3 से 5 दिन भाई। ऊँट जो है 3 से 5 दिन का समय है जब ये मध्यकाल अवधि हीट पीरियड जो रहता है, और 2 हीट पीरियड उनके मध्य जो भी समय रहता है जिसमें साइकिल्स चलती हैं, एस्टर साइकिल जो चलती है वो 14 दिन की होती है। प्यूबर्टी मतलब ऊँट जो है जनन योग्य हो जाता है, वो कब हो जाता है, 36 से 48 माह में हो जाता है, ये याद रखना। फिर उसके बाद ऊँट के तापमान की यदि बात करें तो ऊँट का जो तापमान है थोड़ा सा चेंजेज होता रहता है, जैसे भी टेम्परेचर बढ़ा वैसे ही इसके शरीर का तापमान चेंज होता रहता है, क्योंकि ऊँट का जो शरीर होता है उस पर वसा की पतली परत पाई जाती है, तो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है ना। जैसे कि थोड़ा रात्रि में और थोड़ा सायंकाल जो है 93 डिग्री फ़ारेनहाइट, और थोड़ा जब धूप पड़ती है तब 97 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका जो शारीरिक तापमान है वो पहुंच जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो समागम लठाना गर्भकाल 390 दिन है ना, और मध्यकाल अवधि 3 से 5 दिन है। फिर सबसे बड़ी खास बात कि जो ऊँट है वो आवासीय रुमंथी जानवर है। इसका मतलब समझ में आया कि सबसे पहले तो ये समझना है कि रुमंथी क्या है। तो देखो, रुमंथी वे जानवर होते हैं जिनमें आमाशय के चारों भाग उपस्थित होते हैं। आमाशय के 4 भाग कौन कौन से, एक तो रूमन, एक रेटिकुलम, एक ओमेशम, एक जो है प्यारे विद्यार्थियों क्या रहता है, एबोमेशम। देखो आमाशय के कितने भाग होते हैं, 4 होते हैं, जो है रूमन, रेटिकुलम, ओमेशम, एबोमेशम, ये 4 भाग होते हैं। चारों भाग जुगाली करने वाले पशुओं में उपस्थित रहते हैं, लेकिन इस 4 भाग में से एक भाग होता है जिसका नाम है ओमेशम। ओमेशम जो रहता है ये ऊंट में अनुपस्थित होता है। इसका मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि ऊंट में अनुपस्थित कौन सा भाग होता है। पहली बात तो क्वेश्चन यहां से आता है कि आमाशय का कौन सा भाग ऊंट में अनुपस्थित रहता है, ओमेशम रहता है। अब एक भाग अनुपस्थित रहता है, इसीलिए इनको आवासीय रुमंथी कहते हैं, क्योंकि जो रुमंथी जो जानवर है, रुमंथी जानवर में चारों उपस्थित रहेंगे, ये याद रखना। नोट करके भले लिखना चाहें तो लिख लें। रुमंथी जानवर में, रुमंथी जानवर या जुगाली करने वाले ना, जुगाली करने वाले, रुमंथी जानवर या जुगाली करने वाले में चारों भाग उपस्थित होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये ध्यान रखना, ऊंट एक आवासीय रुमंथी जानवर है। और जो एवोमेशम भाग होता है इसको सत्य आमाशय भी कहते हैं। ये भी कभी जब भी पूछा जाता है कि भाई सत्य आमाशय जो है किसे कहते हैं, तो एवोमेशम को जो है सत्य आमाशय कहा जाता है। फिर उसके बाद जो बेस्ट नर होता है, ऊंट का जो बेस्ट नर होता है इसको ऊंट या मैया कहते हैं, और मादा को सैंड कहते हैं। प्रौढ़, प्रौढ़ मतलब आपका एडल्ट, और एडल्ट को टोरिया, और मादा को जो है टोडी कहते हैं। समूह जो रहता है ये टोला कहलाता है। और ऊंट की मान्यता प्राप्त नस्लों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों 9 होती हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से एक सुपरवाइजर भर्ती, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 का ये क्वेश्चन है कि ऊंट का जो हीट में आना क्या अवस्था कहलाती है। ऊंटनी का जो हीट में आना वो क्या अवस्था कहलाती है, और रट या मस्त अवस्था कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। और ऊंटनी जनरली देखा जाए तो जो गर्भ धारण की जो अवस्था रहती है, जो समागम की ज़्यादा जो इच्छा रहती है वो सर्दियों में होती है। तो ये याद रखना, मद में हीट सिस्टम जो है, मद में आना और जो हीट सिस्टम है वो क्या कहलाता है, रट और मस्ट कहलाता है। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया था। इसके अलावा 30 जून 2014 की बात है। 30 जून 2014 को जो ऊंट है, ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य पशु कब घोषित किया गया था, 30 जून 2014 को जो ऊंट है उसको एक राज्य पशु की जो है उपाधि या
घोषित किया गया था। और जैसा कि पता है कि ऊंट जो निदेशालय है या राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जो है जॉनबीड बीकानेर में है, इसीलिए जो ऊंट महोत्सव होता है, जो ऊंट महोत्सव वो बीकानेर में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है भाई? जनवरी माह में, जब हल्की सी सर्दी रहती है तब ये ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। बढ़िया आराम से जो है ऊंट को सजाया जाता है, ऊंटों को, और बढ़िया सवारी भी की जाती है। बहुत सैलानी जो हैं ये महोत्सव देखने जाते हैं दूर दराज से। फिर उसके बाद ऊंट के बारे में और देखें तो आपने सुना होगा कि उस्ता कला, ऊंट पर जो एकदम कलाकारी जो की जाती है, आप देख रहे हो ये कलाकारी, ऊंट पर ये जो कलाकारी की जाती है यही क्या है प्यारे विद्यार्थियों? उस्ता कला है। और उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, बीकानेर की। और हिमामुद्दीन जो उस्ताद जी हैं इनको बाकायदा पद्म श्री भी मिला हुआ है ना, और इसी उस्ता कला के लिए, तो ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है ये सामान्य जानकारी हो रही है। अब ऊंट की नस्लों की बात करें तो आपके सिलेबस में 3 ऊंट हैं। एक तो ऊंट है आपका जैसलमेरी, एक मेवाड़ी और एक आप बीकानेरी। 3 ऊंट हैं भाई। तीनों ऊंटों में जो जो क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जा सकते हैं वही बताऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं बात करेंगे हम। चलिए देखते हैं। हाँ भाई, ऊंट की नस्लें, सबसे पहली है बीकानेरी। बीकानेरी जो ऊंट की जो नस्ल है ये किसके संतरण से भाई? सिंधी और बलूची के संतरण से प्राप्त है। पहला क्वेश्चन कि बीकानेरी जो ऊंट है वो किसके संतरण से प्राप्त है? तो सिंधी और बलूची। किसके संतरण से? सिंधी और बलूची। दूसरा कि जो बीकानेरी जो ऊंट होता है उसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? तो देखो 10 से 12 फीट। जो बीकानेरी ऊंट है उसकी ऊंचाई 10 से 12 फीट होती है भाई, ये याद रखना। ये यहाँ तक जो ऊंचाई रहती है वो 10 से 12 फीट होती है। और सबसे मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कि जहां खोपड़ी आगे की ओर खत्म होती है वहां पर एक गड्ढा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गड्ढा, और जिसे हम स्टॉप कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि खोपड़ी में पाया जाने वाला जो स्टॉप है वो किस नस्ल की विशेषता है? तो बीकानेरी नस्ल की विशेषता। और बीकानेरी के बारे में यह भी पूछा जाता है कि सबसे बढ़िया एकदम सुंदर नस्ल कौन सी है? तो बेटा यही है बीकानेरी भाई, सबसे सुंदर नस्ल है भाई बीकानेरी जो है, सबसे सुंदर नस्ल होती है। और बोझा ढोने तथा कृषि कार्यों में भी ये बैल जो ऊंट है वो उपयोगी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो सिंधी है और बलूची है उसका संतरंस है और स्टॉप पाया जाता है, सबसे सुंदर है और 10 से 12 फीट ऊंचाई होती है बीकानेरी की। फिर उसके बाद जैसलमेरी। जैसलमेरी के बारे में थोड़ा सा जानो कि भाई जैसलमेरी जो ऊंट है पाया कहाँ जाता है? जो आपका जैसलमेर वाला जो पार्ट है, थार पार्कर कैंट वाला जो पार्ट है वहाँ पर ये ऊंट है पाया जाता है। और जो थार पार्कर कैंट आपको पता ही है कि जो सेना के कार्य हों या पुलिस के जो जवानों का जो भी जरूरी है वो ऊंट है भाई, ये जैसलमेरी है। सवारी है ना, किसके लिए? सेना के जवानों के लिए या सेना के कार्यों के लिए जो है ये ऊंट का, जैसलमेरी ऊंट का जो है यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। सवारी के लिए भी इस ऊंट का भी उपयोग किया जाता है। ऊंचाई की बात करें तो 7 से 9 फीट होती है ना, बीकानेरी की 10 से 12 और इसकी 7 से 9 होती है। फिर उसके बाद है मेवाड़ी। मेवाड़ी ऊंट क्या है कि नामकरण बाद में पड़ा था, पहले ये ऊंट पंजाब से आया था, बाद में जब मेवाड़ की जो परिस्थितियां हैं उसमें अच्छे से ढल गया तब इसका नामकरण जो है मेवाड़ी पड़ा। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका निचला होठ जो रहता है वो लटका हुआ रहता है, जो इस नस्ल की विशेषता है। यही एग्जाम में पूछा गया है कि भाई किस नस्ल की विशेषता की जो है उसका निचला होठ जो है लटका हुआ रहता है, वो मेवाड़ी नस्ल की विशेषता होती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये थोड़ी सी सामान्य जानकारी की जो है चर्चा हुई और नस्लों के बारे में जो है चर्चा की ऊँट के बारे में। अब देखते हैं ऊंट का प्रबंधन कि भाई प्रबंधन में आपको क्या पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है प्रबंधन में। तो आप हेडिंग डालिए ऊंट का प्रबंधन, मैनेजमेंट। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, आहार मैनेजमेंट और एक आवास मैनेजमेंट देखेंगे और थोड़ा सा प्रजनन व्यवस्था देख लेंगे, बस जहाँ से क्वेश्चन आता है, और एक इसका रोड देख लेंगे। इसमें देखो ऊंट में क्या है, एक खासियत होती है, ऊंट में याददाश्त रखने की खासियत होती है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि ऊंट में सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो ऊंट में मार्ग को याद रखने की
क्षमता होती है। मार्ग को याद रखने की भी जो है क्षमता होती है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आपको पता ही है कि ऊंट जो है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, बसा की पतली जो है नहीं के समान, इसकी जो त्वचा होती है, त्वचा के नीचे बसा की पतली परत नहीं के समान, इसीलिए इसका जो तापमान है वो थोड़ा बहुत जो है परिवर्तित होता रहता है। अब एक और चीज सुनो, जो इसका जो टूबड़ रहता है, जैसे मैं बात करूं, इसका जो टूबड़ है, ये जो टूबड़ है, इस टूबड़ में इसकी जो ये ऊंचाई जो रहती है, ये रहती है 50 सेंटीमीटर, और जो घेराव जो रहता है, ये पूरा जो घेराव है, ये घेराव रहता है प्यारे विद्यार्थियों लगभग 200 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना कि जो टूबड़ है, टूबड़ किसकी बात हो रही है, ये टूबड़ की बात हो रही है, ठीक है। तो टूबड़ की ऊंचाई कितनी भाई, 50 सेंटीमीटर, और घेराव जो है 200 सेंटीमीटर होता है। तो ये याद रखिए, ये इसकी टूबड़ की जो है विशेषता होती है। टूबड़ अपने आप में जो है इसकी एक विशेषता होती है। इसके अलावा धूप सहने की भी इसमें क्षमता होती है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। बहुत अच्छा जो है धूप ये सहन कर सकता है। चलिए और देखते हैं। इसके अलावा जो ऊंट की यदि बात करूं, जैसे मैं आहार की बात करूं, आहार व्यवस्था को थोड़ा सा देखें, तो भाई ऊंट जो है अपने शरीर के भार का 1.5 से 2% शुष्क चारा ग्रहण कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊंट अपने शरीर के भार का, ये ध्यान रखना, ऊंट है ना प्रतिदिन, ये प्रतिदिन की बात हो रही है भाई, है ना, मतलब हर रोज, है ना, प्रतिदिन अपने शरीर के भार का 1.5 से 2% शुष्क पदार्थ के रूप में ग्रहण कर सकता है। ये याद रखना, शुष्क पदार्थ के रूप में ग्रहण कर सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आहार व्यवस्था में एक और चीज का थोड़ा सा याद रखना, कम से कम 30 से 80 ग्राम नमक प्रतिदिन खिलाओ में। आहार व्यवस्था में एक चीज याद रखना, अच्छा रहता है सेहत के लिए, तो नमक जो है जरूर आपको जो है खिलाना है। 30 से 80 ग्राम जो है नमक इसमें जो है आपको ऊंट को खिलाना है। अब थोड़ा सा एक सारणी बना के देखते हैं कि भाई जो चारा कितना चाहिए, किस अवस्था में, जैसे जैसे ऊंट वृद्धि करेगा कब कितना उसको चारे की जरूरत पड़ती है, कब दाने की जरूरत पड़ती है, तो इसकी जो है चर्चा कर लेते हैं। आप सारणी बनाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप डालो भाई उम्र क्या है ऊंट की, यहाँ पे आप डालो दाना, है ना, दाना प्रतिदिन केजी में, कि भाई जो है दाना कितना दिया जा रहा है। इसके अलावा जो है प्यारे विद्यार्थियों सूखा चारा किलोग्राम प्रतिदिन कितना दिया है भाई, एक दिन में कितना सूखा चारा दिया जा रहा है और कितना जो है दाना दिया जा रहा है, ध्यान रखें इसका। तो देखो सबसे पहले है, यदि जो है 1 वर्ष तक मतलब जन्म से, जब भाई जन्म हुआ है, जन्म से जब भी वो ऊंट जो है खाना स्टार्ट करता है तब से, और 1 वर्ष तक जो है दाना जो दिया जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, ये 0.5 kg दिया जाता है, और जो सूखा चारा है वो कितना दिया जाता है, 2.5 kg जो है दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब सोचो ऊंट जो है थोड़ा सा वृद्धि किया
और 8 से 2 वर्ष का हो गया, मतलब 8 से 2 वर्ष तक के बीच में, 8 से 2 वर्ष तक के बीच में प्यारे विद्यार्थियों जो दाना दिया जाता है वो 8 kg और चारा जो सूखा चारा जो दिया जाता है वो 5 kg जो है सूखा चारा दिया जाता है, ये याद रखना है। अब सोचो ऊंट जो है आपका थोड़ा और बड़ा हो गया, अब वो आपका ऊंट जो है 2 से 3 वर्ष में चल रहा है, 2 वर्ष से ज़्यादा का हो गया और 3 वर्ष तक। तो भाई साहब अब जो दाना चाहिए वो 1.5 kg तो दाना चाहिए और 8 kg क्या चाहिए, सूखा चारा चाहिए। 8 kg क्या चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, सूखा चारा चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, अब 3 वर्ष से अधिक, अब ऊंट क्या है 3 वर्ष से अधिक का हो गया। अब 3 वर्ष से अधिक का जो है प्रतिदिन आपको करीबन 2.5 kg जो है दाना खिलाना चाहिए और 12 kg तो आपका सूखा चारा ये ऊंट खा जाएगा भाई, इतना तो ठीक है। अब सोचो, अब ऊंट जो है नर है, ये तो कॉमन बात हुई, नर है और नर जो है प्रजनन हेतु, प्रजनन हेतु मतलब नर किस लिए, प्रजनन हेतु भाई कि इस नर का जो उपयोग है वो प्रजनन के उद्देश्य से है। तब उसको दाना कितना चाहिए भाई साहब, दाना चाहिए 3 kg और ये चाहिए 14 kg। ध्यान रखें, सूखा चारा नर प्रजनन हेतु सूखा चारा कितना खा जाएगा भाई, 14 kg जो है सूखा चारा खा जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो चलिए ये नोट करें। ये हो गया। अब थोड़ा सा इसकी प्रजनन व्यवस्था के बारे में जानते हैं भाई, क्या जो है प्रजनन व्यवस्था है, प्रजनन व्यवस्था, प्रजनन व्यवस्था में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो पूछा जा सकता है, जैसे कि मैं बात करूं कि नर प्रजनन योग्य, जो ऊंट का जो नर होता है वो प्रजनन योग्य किस उम्र में हो जाता है और मादा प्रजनन योग्य किस उम्र में हो जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नर प्रजनन योग्य 3 से जो है नर कब होता है भाई, 5 से जो है 5 से 6 वर्ष में, और मादा जो रहती है मादा प्रजनन योग्य और वो कब रह जाती है, 3 से 4 वर्ष में। भाई देखो मादा की एज कम है और ये आराम से प्रजनन योग्य है, मतलब शादी की एज मान लो इनकी कि आपस में शादी की एज है। आप देखो लड़की की उम्र जो है 18 वर्ष और लड़के की जो है 21 वर्ष, तब जो है वो योग्य, शादी के योग्य समझे जाते हैं। तो सेम ऐसे ही है, नर कब योग्य समझा जाएगा, जब उसकी वर्ष जो है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 5 से 6 वर्ष का हो जाएगा, जब जो है समझा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब दूसरा जो है, अब सोचो मादा ने बच्चे को दिया, तो बच्चे को जो है मादा ने किसको, बच्चे को जन्म दिया, तो भाई ये ध्यान रखना बच्चे को 1 घंटे के भीतर खीस पिलाएं भाई, है ना, 1 घंटे के भीतर खीस पिलानी चाहिए, खीस पिलानी चाहिए, ये ध्यान रखना, खीस पिलानी चाहिए, ये आपको याद रखना है। और एक और चीज़ की भाई सारणी कब बच्चा देती है, तो 2 वर्ष के अंतराल पर, 2 वर्ष के जो है अंतराल पर 8 सारणी 8 बच्चे को जन्म देती है। ध्यान रखना है, 2 वर्ष के अंतराल पर 8 सारणी 8 बच्चे को जन्म देती है, ये ध्यान रखना है ना, बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, और ध्यान रखना थोड़ा सा क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तो थोड़ी समस्या रहती है ना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा मर जाए, या इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है कि भाई इसमें एंटीबायोटिक प्रतिजैविक जो औषधियाँ होती हैं उनका आप उपयोग करें। तो इसमें एक औषधि है, इसमें प्यारे विद्यार्थियों एक औषधि होती है क्लोरम कॉनिकल, तो ये आपको याद रखना है 3 दिन के भीतर क्लोरम कॉनिकल प्रतिजैवी
प्रतिजैविक औषधि जरूर दें। ये ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादा अगर इफेक्ट हो गया, अचानक से नए वातावरण में आता है तो जो भी सूक्ष्म जीव है उनका अटैक ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो क्लोरम टोनिकल जो औषधि है इसका आपको उपयोग करना है। ठीक है, चलिए इतना हो गया प्रजनन व्यवस्था। अब थोड़ा सा आवास की बात कर लें। तो जो इसके लिए जो ऊंट के लिए जो आवास चाहिए, तो आवास में एक चीज याद रखना, 70 से 100 वर्ग फीट, कितना प्यारे विद्यार्थियों, फीट स्थान की आवश्यकता होती है। ये खुले में रहना पसंद करता है ऊंट, और बंद में तो आप रखोगे ही नहीं, जनरली खुले में ही रहता है। तो खुले में जो है 70 से 100 वर्ग फीट जो है स्थान की आवश्यकता होती है इसके लिए। ठीक है, तो ये हुई आवास की बात। अब इसमें नोट करते जाएं साथ के साथ। अब एक रोड भी होता है, चलिए रोड की चर्चा कर लेते हैं। तो आपने नाम सुना होगा प्यारे विद्यार्थियों, एक रोड होता है जिसका नाम है सर्रा रोड। और सर्रा रोड, ये क्वेश्चन आता है कि ऊंट का कौन सा रोग है, सर्रा रोग किसका है, किस जानवर का है, सर्रा रोग ऊंट का है। ये सर्रा रोग जो होता है ये किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा। किसके कारण होता है प्यारे विद्यार्थियों, प्रोटोजोआ जनित। पूछा जा सकता है कि भाई कवक के द्वारा या आपके जो हैं बैक्टीरिया जीवाणु के द्वारा है, किसके द्वारा है, तो प्रोटोजोआ जनित होती है। और प्रोटोजोआ का क्या नाम है, ट्रिपेनोसोमा एवेंशियाई, है ना। ये इसका नाम एवेंशियाई ये क्यों पड़ा है पता है, ये क्यों पड़ा है, तो एक जो ग्रिफिथ थे, ग्रिफिथ जो है एवेंस नाम के वैज्ञानिक थे, और उन्होंने 1880 में खोजा था, है ना। जो एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ एवांस, और इन्होंने 1880 में जो है खोजा था। ध्यान रखना, इस जो बैक्टीरिया है, जो सॉरी ये प्रोटोजोआ जो है, इसको जो है ग्रिफिथ एवांस ने जो है खोजा था। इस बीमारी को भी खोजा था ग्रिफिथ एवांस ने खोजा था। अब एक बार जब ये प्रोटोजोआ के कारण जब सर्रा रोग आता है, तो जैसे एक बार ये आ गया तो ये 3 वर्ष तक तो जाने का नाम ही नहीं लेता। मतलब 3 वर्ष तो ये रोग रहेगा, और 3 वर्ष ये रोग रहेगा। इसीलिए इस सर्रा रोग को प्यारे विद्यार्थियों क्या नाम दे दिया जाता है, त्रिवर्षा रोग, त्रिवर्षा रोग कहा जाता है। ध्यान रखना कि सर्रा रोग को त्रिवर्षा रोग भी कहा जाता है। आखिर सर्रा रोग में ऐसा क्या होता है, सर्रा रोग में प्यारे विद्यार्थियों जो रक्त होता है, जो शरीर होता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। यदि मैं बात करूं कि लक्षण की, यदि मैं बात करूं थोड़ा सा देखा जाए, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। रक्त में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा जो है कम हो जाती है। जैसे ग्लूकोज की मात्रा का कम होना मतलब हाइपोग्लाइसीमिया जो है, हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरा क्या है कि आपको याद करो, जो कुबड़ होता है, कुबड़ में वसा होती है, तो वसा के टूटने से ग्लूकोज बनेगा। भाई रक्त में ग्लूकोज की कमी हुई तो उस पूर्ति कहाँ से होगी, पूर्ति जो है कुबड़ से होगी। कुबड़ में जो वसा है वो आपके ग्लूकोज में टूटेगी। तो इसमें एक और चीज है, कुबड़ धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, कुबड़ धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाता है। ध्यान रखना, ये कुबड़ जो है वो धीरे धीरे जो है प्रारंभ हो जाता है ना, कम होना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अब देखो ये जो प्रोटोजोआ रहता है ना, इसको ये खुद तो जाएगा नहीं, तो इसका एक कोई ना कोई इसको वाहक होता है जो लेके जाता है। और इसका जो वाहक है, मैं वाहक की बात करूँ, ये जो प्रोटोजोआ है इसका वाहक क्या होता है, मक्खियाँ होती हैं भाई। ध्यान रखना, मक्खियाँ इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब लेके जाती हैं। तो ठीक है, ये आपका जो है सर्रा रोग हो गया।
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आपकी जो ऊंट के बारे में जो भी जानकारी एग्जाम में पूछी जा सकती है और पूछी गई है वो कंप्लीट है, इसके अलावा कोई भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।